नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बुलेटिन में रुक करेंगे दंतेवाड़ा की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ में फंसे मजदूरों का यहां रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया है। नहाने के दौरान ये सभी 7 मजदूर यहाँ पर फंस गए थे। बाढ़ में ये मजदूर फंसे थे। 7 मजदूरों के फंसे होने की खबर थी, जिसके बाद पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने अब सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिवली IBC 24 पर देख रहे हैं। मजदूर नहाने के लिए गए हुए थे, बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस और होमगार्ड ने मिलकर अब मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया है। नहाने के दौरान ये सभी 7 मजदूर वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने इन मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू कामयाब रहा है, सभी 7 मजदूर निकाल लिए गए हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि देखिए किस कदर पानी वहां पर है, और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है। सभी 7 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, सभी 7 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो 7 मजदूर है जिनका रेस्क्यू किया गया है, उनकी स्थिति अभी ठीक है? जी रचना, देखिए बड़ी राहत भरी खबर है ये कि 7 मजदूरों को सकुशल शंकरी नदी से निकाल लिया गया। ये 7 मजदूर पास में ही एक नदी के पास में एक निर्माण कार्य चल रहा था, वहां पर निर्माण कार्य करते हैं। उसके बाद ये लोग शाम के वक्त करीब 6 बजे नहाने गए हुए थे। तो इसी दौरान हल्की बारिश यहाँ पर शाम से ही हो रही है। तो इस बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, और ये देखते ही देखते अचानक इतना पानी आ गया कि वो लोग कुछ झुरमुट में फंसे रहे। तो जैसे ही इस बात की जानकारी कोतवाली पुलिस को मिली, तत्काल ही एक टीम मौके के लिए निकाली गई। ASP राजेंद्र जायसवाल खुद मौके पर पहुंचे थे। इसके साथ ही होमगार्ड की एक टीम भी बुलाई गई, जिसमें लगभग 7 से 8 लोग थे। तो इन लोगों ने मिलकर रस्सियों के सहारे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में इन 7 लोगों का रेस्क्यू किया, और इन सभी को फिलहाल रेस्क्यू के बाद अस्पताल पहुंचाया गया है, ताकि इनकी तबीयत कैसी है, क्या किसी को कोई परेशानी तो नहीं, इस बात की जांच करने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो फिलहाल जो सारे लोग हैं वो सुरक्षित है। किसी को भी, जो 7 मजदूर फंसे हुए थे उनमें से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये राहत भरी खबर है रचना जी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, दंतेवाड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 मजदूर जो कि बाढ़ में फंस गए थे, उन्हें निकाल लिया गया है। बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा है, और 7 मजदूर जो हैं उन्हें अस्पताल ले जा लिया गया है, और वो सकुशल है। तमाम जानकारी के लिए वेद प्रकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो कि सक्सेसफुल रहा है, और 7 ही मजदूर थे वहां पर जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, और उन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। केंद्रीय कृषि विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अधिकांश कृषक लघु सीमांत हैं, और इससे किसानों का शोषण कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि राज्य के बाहर जाकर उपज को बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए किए गए संशोधन में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और मूल्य वृद्धि के खिलाफ कार्रवाई करने में कठिनाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजी कंपनियों को फायदा होगा, और इससे नए जमींदारों की शुरुआत भी होगी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी अध्यादेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य इसके खिलाफ कोर्ट की शरण लेने वाले हैं। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयक से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा। किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। एक राष्ट्र एक बाजार का इन्होंने नारा दिया, और इससे निजी मंडी को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ 1.5 एकड़ 2 एकड़ के किसान क्या गुजरात अपने अनाज बेचने जाएंगे? क्या वो सब्जी बेचने जाएंगे? उसकी क्या सुविधा मिलेगी? तो आपने मंडी खोल दिया है। मंडी में कम से कम राज्य सरकारों के नियंत्रण रहता था, और उसे रेट मिले इसकी कोशिश होती थी। ये देश के किसानों के लिए बेहद घातक है। कानून बना है, ये भी अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में भी पारित होना है। लेकिन हम लोगों ने और कई राज्यों ने इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की हुई है। हम लोग भी इस दिशा में आने वाले समय में
विधि सम्मत क्या कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। किसान मुक्त होंगे कि अपने मन चाहे जगह पर जाकर अपने उपज को, अपने अनाज को बेच करके उसको सही दाम प्राप्त कर सके। और ये जो फैसला जो किया गया है निश्चित रूप से किसानों के हक में है, किसानों के हित में है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, केंद्र ने जब से कृषि सुधार बिल को लाया है तब से ही लगातार इस पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें सामने रख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसके विरोध में है, वही नेता प्रतिपक्ष इसे किसानों के हित की बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिल क्या है, वो दर्शकों को आप समझाएं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा रचना। दरअसल ये कृषि सुधार विधेयक आए हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक है और उसमें कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में ये जो कानून बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो है उत्पादन भी बढ़ेंगे। तो ये सबसे मुख्य इनका लक्ष्य है जो विधेयक का है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और अगर डिटेल बताऊँ तो इसमें सबसे पहले यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दरअसल ये जो तीनों विधेयक लाए गए हैं ये तीनों विधेयक कोई नए नहीं है, लेकिन कानून के तौर पर नहीं थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे एक कानून का रूप दे दिया है। तो निश्चित तौर पर इससे जो परेशानियां होती थी, जो गड़बड़ी होती थी, वो गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि अब ये कानून के दायरे में आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अर्थात जो है किसान की जमीन को कोई भी ले सकता है, या जो है जो वर्तमान में अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो अभी भी वो संचालित होती है, लेकिन उसका कोई नियम कानून ऐसा नहीं है कि कब तक लिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, इसके और इस पर होने वाले जो अनाज है, उत्पादन है, उस पर उसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे पहले विरोध यहाँ की सरकार और पूरे कांग्रेस समेत और अन्य विपक्षी दल और जो कृषि से संबंधित जो लोग हैं वो इसकी विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जमींदारी प्रथा जो पिछले कई सालों से छुटी हुई है उसको अब एक बार फिर से नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत जो है केंद्र सरकार करने चाह रही है और मल्टीनेशनल कंपनियां जो है सीधे तौर पर किसानों से उनका जमीन हड़पेंगे। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के हक में नहीं होगा और किसानों को नुकसान होगा और आने वाले दिनों में ये जो है पूरी तरीके से घातक साबित होगा। दूसरा, अगर मैं विधेयक पर बताऊं, जो हमारे दर्शक अगर मुझे सुन रहे होंगे, किसान जो अपनी फसल है, अनाज है, वो कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या अगर छत्तीसगढ़ का किसान है तो वो गुजरात में, हरियाणा में या देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना यहाँ पे समझना होगा, अगर कोई किसान है यहाँ पर, जैसे अगर धान का रेट 2500 रुपए मिल रहा है और हो सकता है कि हरियाणा में धान का रेट और ज्यादा है, लेकिन क्या यहाँ पर एक जो है बहुत ही जो स्थिति को समझना होगा हमें कि अगर हो सकता है कि 300-400 रुपए दाम ज्यादा मिल रहा है तो क्या छत्तीसगढ़ का किसान मध्य प्रदेश या हरियाणा और क्या कोई अन्य जगह जाएगा? सबसे पहले सवाल यहीं पे उठता है। और उसके अलावा ये जो कानून के तौर पर लाया गया है ये छत्तीसगढ़ में पहले से ही जो लागू है। छत्तीसगढ़ के किसान अपना फसल जो है, अपना अनाज कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमें जानकारी दी गई थी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में जो किसान है, छत्तीसगढ़ का टमाटर जो है पाकिस्तान में बेचा जाता है, पाकिस्तान से उनकी खरीदी होती है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण और मैं बता दूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है कई ऐसी वस्तुएं हैं जब हम देखते हैं कि जब कोई भी जब आपात की स्थिति होती है या जब कम हो जाते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, ऐसे अन्य जरूरतमंद की चीजें जो कम हो जाती है तब उसका स्टॉक कर लिया जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने यह काम थोड़ा बेहतर किया है कि अब जो है स्टॉक लिमिट तय नहीं किया गया है। और क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण ये है, निश्चित तौर पर सौरभ, ये बिल किसानों के कितने हित में है और कितना हित है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अब ये जरूर है कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को सियासत का एक मौका और जरूर मिल गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम पेंड्रा के साधु हॉल में आयोजित किया गया था, जहां जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और विकास कार्यों की सौगात दी। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ ही करीब 6 मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के सर्वांगीण विकास का दावा और वादा किया। जेसीसीजे के कांग्रेस में विलय के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया और इसलिए विलय का सवाल ही नहीं उठता।
वहीं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेसीसीजे का अस्तित्व नहीं है। साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा भी किया। जिला बनाए दे भर से काम नहीं चला है, ओकर बर अउ बहुत अकन विभाग मन ला खोले पड़थे। वही पाए के मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और ओकर कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की स्थापना पदस्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति। यहाँ निर्माण और विकास कार्यों के लिए स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन से यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के कामों के लिए मिली है। तो मैं तो इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि इतनी तेजी के साथ यह डेवलपमेंट हो रहा है। ये कांग्रेस गढ़ पहले भी था, कांग्रेस गढ़ आज भी है और जैसी की घोषणा माननीय प्रभारी मंत्री जी ने की है, हम यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ जनता का अंतिम मुहर लगाना बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज शाम रायपुर लौटे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद साय का ये पहला दिल्ली दौरा था। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। साय ने बताया कि राष्ट्रीय नेताओं से प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा और महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। राजधानी रायपुर में कोरोना विस्फोट के बीच लॉकडाउन को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रायपुर में टोटल लॉकडाउन का प्रस्ताव न तो विचाराधीन है न चर्चा में है। शहर के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाकर आवाजाही सीमित की गई है। रायपुर में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी खुद मैदान में उतरे हैं। हर दिन हालात की समीक्षा भी की जा रही है। बेहतर इलाज के साथ दवा, अस्पताल और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में रायपुर में स्थिति नियंत्रित कर पाने में हम सफल जरूर होंगे। जिस तरीके से अन्य जिलों में अभी कंटेनमेंट घोषित किया गया है, रायपुर के भी विभिन्न भागों में कंटेनमेंट घोषित किया गया है, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन के संदर्भ में अभी ऐसी कोई बात रायपुर के लिए ना तो विचाराधीन है, ना ऐसी कोई चर्चा हुई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक अधेड़ ने अपनी हदें तोड़ते हुए 6 साल की एक मासूम के साथ रेप की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद मासूम सदमे में चली गई है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अधेड़ शराब का सेवन कर रहा था और वहीं पास में पीड़ित मासूम अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी मासूम को उठाकर मक्के के खेत में ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मासूम के चिल्लाकर रोने के कारण आरोपी उसे वही खेत में छोड़कर छिप गया। जहां एक महिला ने मासूम को देखा। महिला ने देखा कि आरोपी जब वहां से भाग रहा है, तब महिला तत्काल बच्ची को उसके परिजनों के पास ले गई, जहां उसने परिजनों को पूरा वाकया बताया। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो सूचना आई थी कि 6 साल की बच्ची के साथ में एक 1.5 उम्र का व्यक्ति जो है मक्के की खेत में उसको ले जा करके उसके साथ में बलात्कार किया है। सूचना पर FIR दर्ज किया गया और आरोपी को पकड़कर अभी आज के दिन में जेल दाखिल किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।